अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर फिजन 0.993 ग्राम ऑफ हीलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इफ इफिशियंसी ऑफ जनरेटर इज 5%। मतलब जिसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा हो रहा है कि हीलियम को कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन में, उसकी जो इफिशियंसी है वो है 5%। तो बताना है क्वेश्चन में कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए ध्यान से यहाँ पे जरा, सिंस देखिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, सिंस 0.993 ग्राम ऑफ हीलियम is produced by 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन से इतना बन रहा है, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो इतने ग्राम हीलियम बन रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मास कम हो रहा है। यहाँ पर 1 ग्राम है, यहाँ पर 1 ग्राम से कम है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, मास डिफेक्ट। यहाँ पर जो मास डिफेक्ट आ रहा है वो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो वो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ग्राम माइनस 0.993 ग्राम, ठीक है ना। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 0.007 ग्राम। ये निकल के आ गया हमारा डेल्टा एम, मास डिफेक्ट, ठीक है ना, ये निकल आया। और अभी यहाँ पर मैं फाइंड करना है कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पर सिंस एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट है ना, इस मास डिफेक्ट के कारण से जितनी भी एनर्जी निकल रही है वो यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पर मान लिया, हमने सिंबल यहाँ पर ई मान लिया, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा एम का पता है 0.007 इंटू सी यहाँ पर होता है 3×10⁸ लाइट की स्पीड, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे आएगा 0.007, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आएगा 16। इसको ओवरऑल क्या करेंगे, सॉल्व पूरा, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 63 × 10⁻10। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये पूरा हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये पूरा आ जाएगा जूल में पूरा, ठीक है, जूल में यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ये पूरा है कि ये डेल्टा है कितना एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं कि जनरेटर का जो इफिशियंसी है वो है 5%, यानी कि ये तो पूरी एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो जनरेटर लगा हुआ है वो पूरी एनर्जी का केवल 5% आपको दे पा रहा है। तो ऐसे बोलेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू इफिशियंसी, अकॉर्डिंग टू द efficiency of generator डेल्टा ई, जो यहाँ पर एनर्जी निकालनी है वो यहाँ पर कितनी है, फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी पूरी एनर्जी आ रही है उसका 5% हमें निकालना पड़ेगा। तो 6.3 10⁻10 इंटू 5%, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना आता है 5%, सॉल्व कर लेगा आ जाएगा 6.3 10⁻10 इंटू 5/100। इसको ओवरऑल आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3.15 10⁻10 जूल। ये पूरा आपका आंसर आ गया, डन। अच्छा सपोज मान लीजिए इस क्वेश्चन में इफिशियंसी ना दी होती, मान लीजिए अगर ये पूरा यहाँ पर स्टेप ना होता तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर फाइनली आता, मतलब कि 0.07 ग्राम के अकॉर्डिंग इतनी एनर्जी है, लेकिन इफिशियंसी दे रखा है तो उस अकॉर्डिंग हमें पूरी एनर्जी का 5% यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी करिए प्लीज। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी। देखिए फर्मी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फर्मी का मतलब होता है कि 1 फर्मी मीटर इक्वल टू होता है 10⁻−15 मीटर। तो इससे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जब भी अगर न्यूक्लियर चैप्टर से अगर आपको रेडियस वाले क्वेश्चन आते हैं तो जिस फॉर्म में दे रखा है, फर्मी में दे रखा है तो फर्मी में आंसर आएगा, मीटर में तो मैथमेटिक का आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बोला गया यहाँ पर कि जो एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक मास 27 है और नंबर 13 है, ऐसे न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 3.6 फर्मी मीटर, ठीक है। बताया यहाँ पर बताया गया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टेल्यूरियम। टेल्यूरियम जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी होगी
और उस टेलुरियम का आपको एटॉमिक मास पता है और उसका आपको एटॉमिक नंबर भी पता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए ध्यान से। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर रेडियस आपको अगर दे रखा है, ठीक है ना, और आपको एटॉमिक मास, इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है ए, और यहाँ पर आपको दे रखा है ए, तो ए को मान लेंगे ए1, ए को मान लेंगे ए2। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेडियस और एटॉमिक मास दे रखा है तो न्यूक्लियर चैप्टर में फॉर्मूला होता है सिंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला में होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 की होल पावर 1/3, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, इस फार्मूले को आपको अप्लाई कब करना है, जब किसी भी क्वेश्चन में न्यूक्लियस की रेडियस पता हो या फिर एटॉमिक मास आपको दे रखा हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करेंगे सिंस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर अभी R1 यहाँ पर क्या है, R1 का मतलब एल्यूमिनियम का रेडियस है, R2 का मतलब यहाँ पर टेलुरियम की रेडियस है, A1 का मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, यहाँ पर 27 है, और जो A2 है, A2 का मतलब टेलुरियम का एटॉमिक मास वो है 125। ठीक है ना, ये पूरा डेटा है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है ना, ये आपको बता दिया मैंने अलग से, यहाँ भी क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। R1 की रेडियस आपको पता है 3.6 अपॉन R2 का मतलब आपको टेलुरियम की रेडियस फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर कर दिया R, और यहाँ लिख दिया हमने T का मतलब टेलुरियम की रेडियस इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 1 का मतलब एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसकी वैल्यू कितनी 27 है, तो लगा देंगे 27 अपॉन A2 का मतलब दूसरा एटॉमिक मास वो है यहाँ पर 125 होल पावर 1/3। ठीक है, 3.6 अपॉन रेडियस ऑफ टेलुरियम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं 3/5 की होल पावर 3। ठीक है ना, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 3 125, और इसकी पूरी होल पावर है 1/3। क्लियर ना, पावर से पावर कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.6 अपॉन रेडियस ऑफ टेलुरियम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बचेगा 3/5, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ टेलुरियम इज इक्वल टू 5 इंटू 3.6 अपॉन 3। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम निकालेंगे रेडियस ऑफ टेलुरियम, तो ठीक है ना, यहाँ पर टी का मतलब सिर्फ ये है कि वो रेडियस है टेलुरियम की। ठीक है, वैसे पूरा हमारा रेडियस ही है पूरा, तो R इज इक्वल टू पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 6 फर्मी, ये आपका आंसर आ गया टेलुरियम की। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे जहां जहां पे RT लिखा है वहां पे चाहे तो R2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एटॉमिक मास यूनिट, या फिर एटॉमिक मास नंबर, यानी कि ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर रेडियस R और एटॉमिक मास A में आपको यहाँ पर रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सिंस रेडियस, ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली, यहाँ पर रेडियस की जगह पे अगर ऐसे कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास नंबर, टू द एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना बड़ा न्यूक्लियस का साइज होगा, जितना बड़ा न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा, उतना ही ज्यादा उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर के प्लेस पर आप एटॉमिक मास भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जरा हम थोड़ा सा सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको ऐसे कर देंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस को ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये स्फीयर है, मतलब गोल है, तो अगर स्फेरिकल की बात करें बॉडी की, तो उसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³ प्रोपोर्शनल, इसका सिंबल क्या होता है ए, एटॉमिक मास का सिंबल ए होता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल लगा है तो प्रोपोर्शनल अगर लगा है तो आप कांस्टेंट को लगाइए या फिर हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, तो इसको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे r³ प्रोपोर्शनल टू ए। बात एक ही है,
क्योंकि यहाँ पर इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा इसके बाद यहाँ पर क्या होगा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा r प्रोपोर्शनल टू। अगर इस पावर 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पावर उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो पावर रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 1/3, ठीक है ना। और इसके बाद से हम यहाँ पर करेंगे r इज इक्वल टू, जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल के प्लेस पर इज इक्वल टू लगाएंगे, हमें राइट हैंड साइड लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, यहाँ पे आता है r नॉट, ठीक है, r नॉट e की पावर 1/3, ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला। और यहाँ पर दिखा देंगे वेयर, ध्यान से समझिए यहाँ पर, वेयर r नॉट यहाँ पर क्या है, इज अ कांस्टेंट, r नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है एंड इट्स वैल्यू इज 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है ना, 1.2 फर्मी मीटर, या इसे आप बोल सकते हैं 1.2 10 की पावर -15 मीटर। बात देखिए, तो ये पूरा हमारा आ जाएगा रिलेशन, ठीक है ना, शॉर्ट नंबर में आता है, ये कॉपी करिए इसे। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर, आपको दे रखा है, मतलब कि आपको तीन यहाँ पर मास दे रखे हैं, एक और ये दो और ये तीन, और ये तीनों मास आपको दे रखे प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के और अल्फा पार्टिकल। देखिए इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि आपको ये न्यूक्लियस का मास दे रखा है, ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कैसे बना है ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिखा रहे हैं पहले बेसिक, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपको होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है 2He4, ठीक है, ये होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें हम लोग तो ऊपर वाले को बोलते हैं एटॉमिक मास, वो कितना है 4 है, नीचे को बोलते हैं Z 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है, और प्रोटॉन भी कितने हैं इसके अंदर 2, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से नंबर को लेस करते हैं। अच्छा प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है ना, बट अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले को लेस करते हैं, मतलब a - z करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा a - z, तो 4 - 2 मतलब 2, इसका मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 2 है और प्रोटॉन भी 2 है, ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, p और n से ही बनता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेल्टा m की बात करते हैं, मास डिफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कैसे निकालेंगे कि इसका मतलब क्या है, समझिए यहाँ पर से हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोटॉन आए थे प्लस 2 न्यूट्रॉन आए थे और दोनों ने मिलकर बनाया है एक न्यूक्लियस, यानी कि अल्फा पार्टिकल बनाया है, ठीक है ना, ये मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन। तो मास डिफेक्ट कैसे होगा, पहले हम इस पूरे का मास निकाल लेंगे, उसमें से इसके मास को लेस कर देंगे, ठीक है ना, तो जो भी हमारा आएगा वो डेल्टा है। तो यहाँ पर कैसे करें डेल्टा है, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यहाँ पर मास ऑफ, या यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोटॉन 2 बार है, जैसे करेंगे 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2 इंटू, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और इन दोनों से मिलकर बना हुआ है अल्फा, तो कर देंगे यहाँ पर माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए क्वेश्चन में आपको खुद से यहाँ पर माइंड लगाना पड़ेगा कि डेल्टा एम कैसे होता है। डेल्टा एम का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर फॉर्म हुआ, जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है न्यूक्लियस, वो किन किन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी वो कंबाइंड होंगे तो कुछ मास एनर्जी आपका लाइट वगैरह साउंड वगैरह में खर्च हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पूरा मास निकाल के और जो बना हुआ है उससे अल्फा पार्टिकल उसके मास को लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको दे रखा है, इसको हमने अपने दे रहे हैं, इसको बोलेंगे एलपी मास ऑफ प्रोटॉन। फिर दूसरे नंबर पे न्यूट्रॉन लिखा है तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर एमएन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये हमारा होगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ लिखा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, वो आपको दे रखा है 1.00867
प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको यहाँ पर दे रखा है 1.00867, ठीक है, यहाँ पर दोनों यहाँ पर सेम दे रखे हैं, ठीक है। और माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो आपको दे रखा है 4.00150, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस पूरे को पूरा सॉल्व कर लेंगे, 2 से इंटू करके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.0304 AMU, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर हमारा आ गया AMU में, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, डेल्टा एम जब डेल्टा एम फाइंड करते हैं हम लोग, तो फिर दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो हमारा आंसर आता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, या फिर आपका आंसर आता है ग्राम में। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में किसमें आया है, हमारे क्वेश्चन में आया है AMU में। तो इस केस में जो फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर फाइंड करते हैं डेल्टा E। वो कैसे फाइंड करते हैं, आमतौर पर डेल्टा E का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, आमतौर पर डेल्टा E का फॉर्मूला होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। कब लगाते हैं, जब हमें डेल्टा M जिसमें पता हो ग्राम में, ठीक है ना, ध्यान रखिए ये बात। और अगर हमें डेल्टा E पता है किसमें, अगर हमें डेल्टा M पता है AMU में, तो हम डेल्टा M में सी स्क्वायर से इंटू ना करके 931 से इंटू कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आ जाता है। तो याद रखिएगा कि डेल्टा M यहाँ पर हमारा ग्राम में नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। डेल्टा M हमारा AMU में है, तो इस केस में इस नंबर में हम लोग देखिए डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे। इस फॉर्मूले से जो हमारा आंसर आता है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से जो हमारा आंसर आता है वो आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इस फॉर्मूले से हमारा जो आंसर आता है वो आता है MKS जूल में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर डेल्टा M की वैल्यू है 0.0304 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, या फिर मिलियन, ठीक है ना। दोनों के ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 28.3024, ये पूरा आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर ना, ये पूरा हमारा निकला है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखिए ये वर्ड अलग से आ रहा है। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी निकालने को आएगा, आपको यहाँ तक करना है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर ये लिख के आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन का मतलब, पर का मतलब क्या होता है डिवाइड, और न्यूक्लियॉन का मतलब होता है एटॉमिक मास से आपको डिवाइड करना होता है बाइंडिंग एनर्जी को। तो देखिए ध्यान से बस एरेंज कर देना फॉर्मूले को। अब यहाँ पर कर देंगे हम लोग देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कैसे यहाँ पर हम फाइंड करेंगे न्यूक्लियॉन, इसका फॉर्मूला लगा देंगे बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियॉन, मतलब न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर रहा है, ठीक है हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर हमें पता है, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर हमारा आंसर आया है 28.3024, और डिवाइड कर देंगे न्यूक्लियॉन का मतलब एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से हीलियम की बात करते हैं, तो इसका कितना है एटॉमिक मास 4 है, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये पूरा आपका आंसर आ गया। एक नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिलीज एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, ठीक है ना, इन फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ पर दे रखा है रिएक्शन, और ये रिएक्शन में आपको बता दें कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन। जी यूरेनियम का मास और नंबर दे रखा है, तो यूरेनियम में जब हम बॉम्बार्डिंग करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो क्या बनता है, तो ये न्यूक्लियस ना दो स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाता है। पहले यहाँ पर है बेरियम, जिसका आपको मास और नंबर पता है, दूसरा है क्रिप्टॉन, इसका आपको मास नंबर पता है, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इस पूरे में आपको क्या दे रखा है कि यूरेनियम का, न्यूट्रॉन का, बेरियम का, क्रिप्टॉन का और यहाँ पर न्यूट्रॉन, ये पूरे 4 यहाँ पर वैरायटी है, चारों का मास आपको दे रखा है, ठीक है, और ये आपको रिएक्शन फॉर्म में दे रखा है। तो जब आपको रिएक्शन फॉर्म में दे रखा है और आपको निकालना है रिलीज एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पर फाइंड कैसे करते हैं,
एनर्जी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए डेल्टा एम। डेल्टा एम कैसे हम फाइंड करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले इस रिएक्शन में निकालेंगे मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट। एरो के पहले जो होता है ना रिएक्टेंट, इसका पूरा मास निकालेंगे, फिर निकालेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद से रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को लेस कर देंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा डेल्टा एम। ठीक है, तो ये हम ऐसे करेंगे, सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट, तो कैसे करें, देखिए मास यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ, देखिए यूरेनियम वन टाइम है और न्यूट्रॉन भी एक बार है, तो इसकी मास को अप्लाई कर देंगे, आएगा 235.04393 प्लस, और यहाँ पर आएगा न्यूट्रॉन का 1.00866। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 236.05 है, 236.05259 EMU। ये आपका आ गया पूरा। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद से हम फाइंड करेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट, हम निकालेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट में देखिए तीन चीजें हैं, बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन। तो कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग, ऐसे लिख देंगे मास ऑफ बेरियम 141.56। ठीक है ना, प्लस फिर यहाँ पर क्या आएगा, क्रिप्टॉन, यहाँ पर आ गया मास ऑफ क्रिप्टन। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा कितना आ गया, और प्लस, अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन तीन बार है, तो क्या होगा 3 इंटू, अगर यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है तो उस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों में नंबर नहीं था, बट यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। डन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, मास ऑफ बेरियम दे रखा हम लोग यहाँ पर 140.91770 प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन वो दे रखा हम लोग यहाँ पर 91.89540। ठीक है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और फिर यहाँ पर आ रहा है प्लस 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको यहाँ पर दे रखा है 1.00866। ठीक है ना, इस पूरे को ओवरऑल हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा सॉल्व करने पर एएमयू में, वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 235.83908। ठीक है ना, ये पूरा आ गया एएमयू में। अब देखिए कॉमन सी बात है यहाँ पर, देखिए रिएक्टेंट का मास जो है ना, वो मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना मास डिफेक्ट क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को यहाँ पर लेस कर देंगे, वहां से हमारा आ जाएगा डेल्टा एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहीं पर। अब इसके बाद से यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर डेल्टा एम, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एम मास ऑफ रिएक्टेंट, आप चाहें तो लगा देंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट आपको यहाँ पर दे रखा है 236.05259 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट आपने पर फाइंड कर लिया 235.83908। ठीक है ना, ये आपका डेल्टा एम यहाँ से निकल आएगा, तो यहाँ से हमारा डेल्टा एम जो आएगा वो यहाँ पर दोनों को लेस करने पे आ गया, डेल्टा एम फाइंड करने पर 2, चलिए इसको लेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.21351 EMU। ये हमारा आ गया यहाँ पर माइनस करने पर। ठीक है ना, पूरा पूरा डेल्टा निकल आया। अभी हमें यहाँ पर निकालना क्या, एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या, अब यहाँ पर डेल्टा आ गया हमारा मास डिफेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो मास डिफेक्ट हमारा EMU में आ रहा है, तो कॉमन सी बात है, इस बार हमें डेल्टा ही फाइंड करने के लिए, यानी कि रिलीज्ड एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा डेल्टा एम में 931
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पर हमें इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा में यहाँ पर किसमें दे रखा है, एएमयू में दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हमें 931 से इंटू करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, डेल्टा पता है 0.21351 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों को इंटू करने के बाद आंसर आ चुका है 198.778 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरा आपका आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। इसे कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, इसे कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अपना क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ गोल्ड आइसोटोप एंड सिल्वर आइसोटोप, ठीक है ना। मतलब गोल्ड और सिल्वर दो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दे रखे हैं और इनकी आपको रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। रेशियो आपको यहाँ पर गोल्ड पता है और सिल्वर के न्यूक्लियस आपको पता है। देखिए पहले लगा देंगे फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 की होल पावर 1/3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। R1 का मतलब पहला, ठीक है, पहला रेडियस, R2 मतलब दूसरे न्यूक्लियस का रेडियस। ऐसे ही यहाँ पर A1 क्या है, पहले न्यूक्लियस का एटॉमिक मास, A2 यहाँ पर क्या है, दूसरे न्यूक्लियस का एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले को अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, रेडियस ऑफ, पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है गोल्ड का, तो मैंने जी लगा दिया, ठीक है, रेडियस ऑफ गोल्ड। फिर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ 2 का मतलब सिल्वर, तो लगा दिया हमने सिल्वर इज इक्वल टू A1 का मतलब यहाँ पर क्या एटॉमिक मास पहले वाले का, तो यहाँ पर आएगा एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड अपॉन यहाँ पर आया जी, और यहाँ लगा दिया हमने S की होल पावर 1/3, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे, आ जाएगा Rg अपॉन Rs इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, Ag का मतलब गोल्ड का एटॉमिक मास, वो हमें पता है 197 दे रखा है, मैंने एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर ये दे रखा है 107, ठीक है ना, की पावर 1/3। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं पूरा अच्छे से, जब में आ जाएगा हमारा Rg अपॉन Rs इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.8, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 41 और पावर यहाँ पर 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ गोल्ड अपॉन रेडियस ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, देखिए ये इसे हम सॉल्व कर लेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.23, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए।